हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 31 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देखें। और आपका नाम क्या है? भीमा शंकर। ओके, आप ठीक तो हैं ना? दर्द तो बहुत हो रहा था, फिर भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ। थैंक यू मदद करने के लिए। आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मैं नर्स हूँ। वह अभी आगे कुछ और बताती, तभी उसकी नज़र भीमा के केहूनी पर गई, जहाँ शर्ट फट चुकी थी और वहाँ से खून निकल रहा था। आपको तो बहुत ज़्यादा चोटें आई है, पहले आप हॉस्पिटल चलिए, बोलकर नीति ने अपना मेडिकल किट एक बार फिर निकाला और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। तब तक और भी लोग आए उसकी मदद करने के लिए। उसने उसका बाइक उठा दिया और उसी बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उपस्थित कुछ लोग अब नीति की तारीफ कर रहे थे। बाइक पर बैठा भीमा उसे आवाज़ देना चाहा। वह चाह रहा था कि साथ में वह भी हॉस्पिटल आए, लेकिन नहीं आवाज़ दे पाया। भीमा को लेकर जब सब चले गए तो नीति भी अपना सब कुछ समेटा और घर के लिए निकल पड़ी। इधर अर्नब और अदिति दोनों खाना खा रहे थे, मतलब खाना खा चुका था, उसे बिल्कुल भूख नहीं थी। लेकिन अदिति की बात रखने के लिए और वह खा ले, इसलिए धीरे धीरे जैसे तैसे एक रोटी ख़त्म की। आप नर्स हैं ना, दूसरे का ख्याल रखती हैं, फिर भी अपना ख्याल रखना नहीं जानती? कैसे? अदिति ने पूछा। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आने में देर हो जाती है अक्सर, तो मेरा इंतज़ार मत कीजिए, खाना खा लीजिए। अब तक क्यों भूखी थी आप? इतनी देर तक भूखे रहना ठीक है क्या? नहीं ना, तो फिर आप समय से खाना खाकर आराम कीजिए, मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। और यह 3 दिन मैं बहुत व्यस्त हूँ, आने जाने का ठिकाना नहीं रहेगा। हो सकता है पूरी रात भर ऑफिस में रहना पड़े। लेकिन क्यों? 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इधर का काम अकेले भीमा कितना संभालेगा? बोलते हुए उसे भीमा की याद आई और उसे फ़ोन लगाने लगा, लेकिन फिर फ़ोन अंदर रख लिया कि देर रात हो गई है, तो हो सकता है आराम कर रहा हो। अदिति ने बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप अपना खाना फिनिश किया और थाली उठाकर रसोई में जाकर रखाई, और फिर अर्नब के लिए एक गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई और अर्नब के हाथ में थमाते हुए बोली, इसे पी लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। अर्नब ने दूध का गिलास वापस उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अरे लेकिन मेरे पेट में ज़रा भी जगह नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा, आप ही पी लीजिए, आप दिन भर काम करती हैं, मुझसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। क्या पेट में जगह नहीं है? मैं देख रही थी, मुश्किल से एक रोटी खाए हैं, पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। लिक्विड है तो तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, देर रात हो गई है इसलिए ज़्यादा नहीं खाया, इसलिए तो कह रही हूँ इसे पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। आप क्या चाहती हैं, ज़्यादा खाकर आपके जैसे हो जाऊँ? अर्नब ने ज़रा मजाकिया लहजे में कहा। मेरे जैसे हो जाऊँ मतलब क्या है आपका? मैं मोटी हूँ? आपने मुझे मोटी कहा? अरे नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। बहुत अच्छी हैं आप, बस हल्का सा वज़न बढ़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, और अब तक तो आपको भी नहीं करने दूँगी। चलिए इसे फिनिश कीजिए अब। और अदिति ज़बरदस्ती उसके मुंह से गिलास लगाने लगी तो अर्नब ने दूध का गिलास लिया और एक सांस में सारा दूध पी लिया। अर्नब का पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया। वह जाकर बिस्तर पर लेट गया तो अदिति भी काउच पर जाकर लेट गई। कल सुबह सोचा था जल्दी निकलूँगा, लेकिन इतना खा लिया कि लगता नहीं जल्दी उठ पाऊँगा। सुनिए, अदिति ने आवाज़ लगाई तो अर्नब ने मुड़ कर देखा। क्या हुआ, बोलिए। कल सुबह जब आप जिम में जाएंगे तो मुझे भी उठा दीजिएगा, आपके साथ मैं भी जिम करूँगी अब। अर्नब चौंक गया। आपको जिम क्यों जाना है? क्योंकि आपने मुझे मोटी कहा, तो अब मैं पतली होकर रहूँगी।
अब तो अपना कॉलर बोन निकाल कर दिखाऊंगी। किसे किसे कॉलर बोन दिखाना है? अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर कहा, अरे अभी आपने कहा ना कॉलर बोन निकाल कर दिखाऊंगी। किसे दिखाएंगे? आपको। क्या क्या क्या? आपको नहीं देखना? अब अर्नब जरा झेंपते हुए कहा, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद फिट रहने के लिए। वैसे आप अभी भी बहुत प्यारी लग रही हैं, एकदम लड्डू जैसी, जिसे एक बार देखने के बाद नज़र हटाने को जी नहीं करता। फ्लो फ्लो में अर्नब ने बोल तो दिया, फिर जब उसे एहसास हुआ तो तुरंत करवटें बदल दिया। इधर अदिति भी जरा सकपका गई और तुरंत उठकर बाहर जाने लगी। और उसने जैसे ही डोर खोला तो अर्नब ने कहा, इतनी रात गए आप बाहर कहाँ जा रही हैं? अरे मैं मजाक में कह दिया, इतना दिल पर मत लीजिए। और जिम योगा जो भी करना हो सुबह कीजिएगा, इतनी रात गए नहीं। अभी कुछ ही देर पहले आपने खाना खाया है। अदिति रुकी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको और भी कुछ कहना है या बस हो गया? बस हो गया फ़िलहाल, और कुछ नहीं कहना है। मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी करने जा रही हूँ। आप जल्दी निकलेंगे तो नाश्ता करके जाइएगा। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर खा लूँगा। अगर बनाना भी पड़ा तो उसके लिए काका काकी है। हाँ, पर मैं बना दूँगी तो क्या होगा? एक्सक्यूज़ मी, यह क्या हो गया आपको? और आप मेरा काम क्यों कर रही हैं? इस भूल में मत रहिए कि एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसका पैसा मैं फिर दे दूँगा। मैं नहीं देने वाला अब। अगर दिया भी तो उसी काम के जो मैं करने बोलूँगा। अपने मन से करेंगी तो उसका पैसा मैं नहीं देने वाला। चलिए डोर बंद कीजिए और सो जाइए चुपचाप। तब अदिति ने डोर बंद कर वापस काउच पर लेटते हुए कहा, पैसा आपसे मांग कौन रहा है? हर तरह की बातें करते हैं, खुद ही कभी बोलते हैं कि आप एम्प्लॉय नहीं इस घर के सदस्य हैं, और जब खुद को मैं सदस्य मानने लगती हूँ तो बातों से जता देते हैं कि मैं एम्प्लॉय हूँ। समझ में नहीं आता यह इंसान चाहता क्या है। अदिति ने इस तरह बोला कि अर्नब की हंसी निकल गई और अदिति ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई। तो अर्नब पलट गया और हाथ पर अपना सिर रखकर उसकी तरफ एकटक देखने लगा। कुछ तो खास है इस लड़की में। ना चाहते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं खिंच रहा हूँ इसकी तरफ, अट्रैक्ट हो रहा हूँ। वह लड़की मुझ पर असर कर रही है। फिर वह पीठ के बल लेटकर छत की तरफ एकटक देखने लगा। नहीं, मैंने ऐसा सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। मन में बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी और बार बार नज़रें घूमकर अदिति को देख रही थी। तभी उसने मोबाइल निकाला और अदिति का भेजा हुआ फ़ोटो देखने लगा। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू मेरे घर में आने के लिए और इसे इतने अच्छे से संवारने के लिए। भले ही यह सच के रिश्ते नहीं हैं, पर आपने इस झूठ के रिश्ते को भी इतने दिल से निभा रही हैं कि सब लगता है मानो जीवंत कर दिया। सालों से सूना पड़ा यह परिवार रूपी बगिया फिर से हरा भरा दिख रहा है, खुशनुमा लग रहा है। थैंक यू सो मच इस घर में आने के लिए। तभी उसे अदिति की कही बातें याद आ गई। अगर आपको मेरा फ़ोटो पसंद नहीं तो डिलीट कर दीजिए। याद आते ही वह मुस्कुराने लगा और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए मोबाइल को ही सीने से लगा लिया। अब कभी नहीं डिलीट करूँगा इसे। वह फिर उठा और धीरे धीरे चलकर अदिति के पास आ गया। अब तक वह सो गई थी। वह उसके सिर के पास घुटने पर बैठ गया और उसे एकटक देखने लगा। कुछ तो बात है तुम में, ज़रूर कोई जादू जानती हो, जादूगरनी हो, सबको अपना बना लेती हो, मन मोहने वाली मनमोहिनी हो। उसे देखकर वह मन ही मन बोल रहा था। अचानक अदिति को नींद में ही आभास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसने तुरंत आंखें खोली और डिम लाइट में सामने अर्नब को देखकर वह ज़ोर से चिल्ला उठी, मम्मी। कौन? अर्नब ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। अरे मैं हूँ, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? परंतु अदिति हाथ पैर मारने लगे।
अर्नब ने इतना ज़ोर से मुंह दबाया था कि उसका दम घुटने लगा। अरे आप इस तरह क्यों कर रही हैं? कहा न मैं हूँ। लेकिन अदिति ने जब ज़ोर से पैर पटका तब अर्नब को एहसास हुआ और तुरंत अपना हाथ हटाया। अदिति ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी और तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। अर्नब ने तुरंत लाइट ऑन किया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, क्या हुआ? इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाई? बाहर किसी ने सुना तो क्या सोचेंगे? अरे अभी मेरी जान चली जाती। आपको दूसरों की पड़ी है। इतना ज़ोर से मुंह कौन दबाता है? हौले से दबाया था, पर इतना ज़ोर से कौन चिल्लाता है? हाँ तो इस तरह दबे पाँव कौन आता है? मैं आता हूँ। हाँ तो मैं चिल्लाती हूँ। पर चिल्लाने की वजह क्या थी? मैंने तो कुछ किया नहीं। मैं बस यहाँ बैठकर आपको देख रहा था, कुछ कर तो नहीं रहा था। हाँ तो जब मैं सो गई तो आप ही सो गए थे। फिर इस तरह आने की ज़रूरत क्या थी? अगर कुछ बात करनी थी तो आप मुझे उठाते। मैं कितना डर गई, डरपोक कहीं की। वैसे नींद क्यों नहीं आ रही? ऑयल मसाज कर दूँ? अदिति ने पूछा तो अर्नब ने उसकी तरफ देखा और फिर जी में तो आया कि हाँ कह दूँ, लेकिन फिर बोला, नहीं नहीं, यह आदत सब नहीं लगानी मुझे। तो अब आगे अदिति ने भी कुछ नहीं बोला और वह भी बेड पर जाकर सो गया और ये काउच पर। फिर दोनों कब गहरी नींद के आगोश में चले गए पता नहीं चला। अगली सुबह अलार्म बजा और अर्नब उठा तो देखा अदिति उठ चुकी थी। ओह, तो मैडम जिम जा चुकी है, मन में बोल वो भी फ्रेश होने चला गया। और जब बाहर निकला तो अदिति उसके लिए कॉफ़ी बना चुकी थी। अर्नब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो लड़की खुद कहती थी कि मेरा काम नहीं करना है, वह क्यों कर रही है? अरे आप क्यों बना लाई? हरी काका काकी छुट्टी पर हैं क्या? नहीं तो फिर आप क्यों ले आई? आप दादू का काम देखिए ना। देख रही हूँ, उनका भी सारा काम हो गया है। ये लड़की है या मशीन? इतना काम कर रही है, वो भी इतनी तेज़ी से। बोलते उसने कॉफ़ी पिया तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद था जैसा वह पीता था। कुछ देर में जब वह ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर निकला तो नाश्ते के टेबल पर भी उसका नाश्ता लग चुका था। अर्नब को यहाँ भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले काका को रोज़ बताना पड़ता था आज नाश्ते में क्या खाना है, लेकिन आज उनके बोलने से पहले लग गया था। थैंक यू काका, पहली बार आपने बिना कहे मेरे पसंद का नाश्ता रखा है। चेयर खींचकर टेबल पर बैठते हुए अर्नब ने सामने दूध के लॉग्स के साथ फ्रूट और सैलेड देखकर कहा, नहीं बाबू, यह मैंने नहीं, बहुरानी ने लगाया है। अर्नब ने उसकी तरफ गौर से देखा, लेकिन दादू के सामने वह कुछ बोला नहीं। ये लड़की को हो क्या गया है? क्यों मेरा काम कर रही है? मन में बोलकर उसने नाश्ता फिनिश किया और जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तो अदिति ने लंच पकड़ाते हुए कहा, इसमें गोभी के पराठे हैं और भिंडी मसाला, खा लीजिएगा। अरे लेकिन क्या ज़रूरत थी बनाने की? मैं उधर ही कैफेटेरिया में खा लेता। अरे जब घर का बना हुआ दे रही हूँ तो बाहर खाने की क्या ज़रूरत है? बहू सही तो कह रही है, ले जाओ। तभी दादू ने पीछे से कहा। अर्नब को अब गुस्सा आ रहा था। उसने अदिति को घूरकर देखा और उसके हाथ से लंच बॉक्स ले लिया और निकल गया। अदिति पहली बार पीछे से आकर दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखने लगी। वह बाहर निकलने लगा तो उसे एहसास हुआ कि जैसे पीछे कोई खड़ा हो, और मुड़कर देखा तो सामने दिया खड़ी दिखी। वह रोजाना की भांति आज भी जाते समय गेट पर खड़ी होकर तब तक बाय करती जब तक कार में बैठकर वो निकल न जाए। हल्के नीले रंग के सलवार सूट पहने, छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल लगाई, मुस्कुराती हुई वह हाथ हिला रही थी। वह तुरंत मुस्कुराते हुए वापस लौटा, परंतु पास आया तो अदिति ने जोर से कहा, अरे एक बार घर से निकल गए तो वापस नहीं आते। क्या काम था? बोलिए ना, मैं कर देती हूँ। अब अर्नब की तंद्रा भंग हुई और चेहरा सख्त हो गया। वह बिना कुछ बोले और जवाब दिए वापस चला गया और कार में बैठकर निकल गया। इधर अदिति सोचने लगी, अचानक क्या हो गया? क्या बोल रहे थे और क्यों चले गए?
खैर घर आएंगे तो पूछूंगी। इधर अर्नव कार में बैठा मन ही मन सोच रहा था, कल से अचानक इस लड़की को क्या हो गया है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह मेरे करीब आ रही है। कहीं वह मुझे पसंद तो नहीं करने लगी, प्यार तो नहीं करने लगी है। हो भी सकता है। कल रात से देख रहा हूँ उसकी बातें और हरकतें दोनों बदली हुई लग रही है। नहीं, मुझे संभल कर रहना होगा। अगर वह ऐसा सोच रही है तो उसकी सोच को गलत साबित करना होगा। अब मैं अपनी लाइफ में किसी और को नहीं ला सकता। इधर कानपुर में अदिति के चाचा चाची लगभग अब इस बात को भूल गए थे। लोगों के तानों और कटाक्ष से उबर चुके थे और अब अपनी लाइफ में खुश थे। अब उन्हें अदिति के घर छोड़कर जाने की जरा भी तकलीफ़ नहीं थी। उल्टा दोनों बहुत खुश थे कि चलो बिना खर्चे के ही किसी और की जिम्मेदारी माथे से हटी। कुछ महीनों तक लोगों ने बातें की, उसे भला बुरा कहा, पर धीरे धीरे सब शांत हो गए। लोगों ने यह मान लिया कि वह कहीं चली गई। अभी अभी दोनों पति पत्नी बेड पर लेटकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक सीमा ने कहा कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की कहीं फिर से हमारी लाइफ में आना टपके। अगर अब हमारी लाइफ में टपकेगी ना तो मैं उसे हमेशा के लिए टपका दूंगा। क्या? मुझे तो लगता है अब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आना रहता तो पहले आ चुकी होती। मिल गया होगा कोई अच्छा यार, चली गई होगी उसके साथ। मुंह बंद रखो अपना। भतीजी थी, जानता था उसे। कुछ भी करेगी लेकिन अपना कैरेक्टर ख़राब नहीं करेगी और किसी के साथ नहीं गई होगी। मुझे तो लगता है वह अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगर ज़िंदा रहती तो हम भले ही कितना ही बुरा व्यवहार क्यों न करें, वह यहीं आती। कहीं न कहीं कुंवर जी की बातों में सच्चाई थी और उनकी बातें सुनकर सीमा मन ही मन मुस्कुराई। अच्छा हुआ हमेशा के लिए सिर से बला टल गई, चली गई इस दुनिया से। तभी उसके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया, पर उसने ध्यान नहीं दिया और कुछ देर बाद कॉल आया। उसने समय देखा तो रात के 10 बज रहे थे। अरे, इस समय किसका कॉल हो सकता है? अबे इतनी रात गए, कौन फ़ोन कर रहा है? सर खुजाते हुए कुंवर जी बैठे और नंबर देखा तो अनजान नंबर था। कुछ देर तक देखता रह गया। तब पीछे से सीमा ने कहा, अरे उठाइए न, किसका फ़ोन है? उसने फ़ोन उठाकर जैसे ही हेलो बोला तो उधर से आवाज़ आई, हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सुनकर उसने तुरंत फ़ोन कान से हटाकर देखा और आवाज़ पहचानने की कोशिश की। फिर कान से लगाते हुए बोला, हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ फ़ोन लगाए हैं? इतनी जल्दी भूल गया? 6 महीने में ही? मैं जितेश। अच्छा जितेश बाबू, प्रणाम। पहचान गया? आपको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन भूल तो गया था, अभी तो पहचाना नहीं। वह क्या है कि नंबर सेव नहीं था आपका, शायद दूसरा नंबर है। क्या करूं, पहले नंबर से फ़ोन करता तो शायद तुम उठाते नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं उठाता भला? क्यों उठाता फ़ोन भला? तुमने तो मुझसे झूठ बोला कि भतीजी भाग गई और तुमने उसकी शादी कहीं और कर दी। मुझसे ज़्यादा पैसा किसने दिया? नहीं नहीं जितेश बाबू, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने उसकी शादी नहीं की। और शादी तो दूर, जब से गई है एक झलक भी नहीं देखा। कितना ढूंढा, नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चले गई। जिंदा है भी या कहीं मर कट गई। ए कुंवर, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरे बेटे ने 2 दिन पहले देखा उस लड़की को, दिल्ली में है और वह शादीशुदा है। और देखो फ़ोटो भेजा है मैंने तुम्हारे मोबाइल पर। कुंवर जी ने फ़ोन चालू रख कान से हटाया और तुरंत फ़ोटो देखा तो वह भी चौंक गया। वह वाकई अदिति ही थी। उसने फिर तुरंत फ़ोन कान में लगाया और कहा, हाँ यह दिखती तो मेरी भतीजी ही है, पर आंखें नीली है इसकी, यही ना? जी जी, इसकी आंखें नीली है। यह मेरी भतीजी नहीं कोई और होगी। जानता तो कुंवर भी था कि वही लड़की है, फिर भी अनजान बनते हुए कहा, मेरे बेटे ने सामने से देखा है, उसने ही फ़ोटो क्लिक किया है, वह तुम्हारी ही भतीजी है। और रही बात आँख की, तो आजकल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है लेंस लगाई होगी। हाँ हाँ हो सकता है, कुंवर ने दबे जुबान में कहा।
हाँ तो जाओ पता करो कहाँ छुपी है तेरी भतीजी, किसके साथ में मुंह काला करके बैठी है। कुंवर को गुस्सा आया लेकिन मुंह दबाते हुए कहा, छोड़ दीजिए, कहीं भी हो, और अब मैं भी उस कलंकिनी को अपने घर में जगह नहीं दे सकता। उसकी वजह से समाज में कितना मजाक हो रहा हमारा, लोग हम पर हंसे, बरसों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब फिर उसे अपने घर में नहीं ला सकता। और छोड़िए, उसे उससे अच्छी लड़की आपके बेटे को मिल जाएगी, और फिर मैंने आपका पैसा भी तो लौटा दिया ना, ब्याज सहित। कुंवर ने दबे जबान में सब बोल दिया। पैसा लौटा दिया तो क्या, वह तो मेरा उचित था। और मेरी इज्जत का क्या, और मेरे बेटे का क्या? उसकी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। मेरे बेटे का दिल कितना टूटा है पता भी है तुझे, और तुम लड़की वाले होकर मुझे सलाह दे रहे हो। अपनी और अपने परिवार की भलाई इसी में है कि अपनी भतीजी को ढूंढो। अगर तुम नहीं पता करोगे तो मैं पता करूँगा, और अगर तुम उसे घर में पनाह नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें इस दुनिया में पनाह नहीं लेने दूँगा, सब खत्म कर दूँगा। अगर वह मेरे बेटे की नहीं हुई तो फिर किसी और की तो कभी नहीं होगी। बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। उधर घबराहट के मारे कुंवर जी का कलेजा धक धक हो रहा था। क्या हुआ, इतनी बुरी तरह क्यों काँप रहे हैं आप? यह लड़की हमारा पीछा पता नहीं कब छोड़ेगी। यह मेरे भाई भाभी भी ना जिंदा थे तब भी, और मरने के बाद उनकी बेटी मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।